एपिसोड 121 टू 130। अध्याय 121। अध्याय 122। धन और सामान दोनों का अच्छी तरह से निपटारा और एक दूसरे के बीच कोई ऋण न हो। अनुवादक 54,96,90,339। गु किचेन ने शिया यांगयांग द्वारा उसे सौंपे गए कागजों को घूर कर देखा। सबसे ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा है तलाक समझौता। अच्छे से वह स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से तैयार थी। तो चेन यू के बगल में खड़ी नकाबपोश महिला वास्तव में जिया यांगयांग ही थी। वे आधे महीने की छुट्टी पर गए थे और लौटने पर उसने उसे तलाक का समझौता सौंपने की हिम्मत दिखाई। स्पष्टतः इसकी योजना पहले से ही बनाई गई थी। शिया यांगयांग, इतनी जल्दी क्यों? क्या चेन यू ने तुम्हें नशीली दवा दे दी है? क्या तुम लौटते ही तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने जा रही हो? यांगयांग को इस विडंबना का एहसास था। क्या ये वही नहीं है जो इतना अधीर है? देर रात तक जागकर बस उनके बीच के रिश्ते को जल्दी खत्म करना चाहता है। अब जब वह उसे वह सब कुछ दे रही है जो वह चाहता है, तो उसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वह हर चीज के लिए उसे और चेन यू को दोषी ठहरा रहा है। शेन मानबिन के साथ वैवाहिक संबंध की शुरुआत किसने की थी? अब वह ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसने उसे धोखा दिया हो। उफ, पुरुष हमेशा की तरह वे जिम्मेदारी से बचने में माहिर हैं। इससे उन्हें रात को चैन की नींद आती है, ये सोचकर कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है ना। अगर ऐसा है तो वह उसकी बात मान लेगी। अगर वह खुद को ये यकीन दिलाना चाहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, तो वह उदारता दिखाएगी। चेन यू का हाथ जानबूझकर पकड़ते हुए यांगयांग ने कहा, श्रीमान बू, मैं आपको बताना भूल गई थी। मैं चेन यू से 15 साल पहले मिली थी। तब वह मेरे भाई यू तो थे। दोबारा मिलते ही हम एक दूसरे से जुड़ गए, मानो यह नियति थी। अगर हमें अपना जीवनसाथी मिल गया है तो जल्द से जल्द मामला सुलझा लेना हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। इसलिए श्रीमान बू, समझौते पर हस्ताक्षर कर दीजिए और हम बिना किसी दायित्व के अलग हो जाएंगे। बिना किसी बंधन के अलग हो रहे हो? वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी शादी तुम्हारे लिए इतनी महत्वहीन होगी। लेकिन शिया यांगयांग, तुम मुझे गु किचेन यूं ही नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो किसी वकील से बात करवा लो। बिना किसी झिझक के गु किचेन ने समझौते को बीच से फाड़ दिया। जिया यांगयांग क्रोधित हो गई। गु किचेन, आप? बोलने के लिए मुंह खोलते हुए चेन यू ने कहा, राष्ट्रपति गु, आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? यांगयांग पहले ही यहां समझौता कर चुका है। आपको इतना अविवेकी होने की क्या जरूरत है? अंततः गु किचेन की निगाह चेन यू पर पड़ी। उसकी आवाज बेरहमी से ठंडी थी। मेरी पत्नी और मेरे बीच क्या होता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, चेन यू। अगर तुम उसे मुझसे छीनने की सोच रहे हो तो तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। शिया यांगयांग सचमुच गुस्से में थी और थोड़ी दुखी भी थी। जैसा कि चेन यू ने कहा था, गलती करने के बावजूद गु किचेन स्पष्ट रूप से निर्दोष होने का नाटक कर रहा था। क्या यही वो नतीजा नहीं है जो वो चाहता था? उसे और क्या चाहिए? एक वकील मिल? ये तो एक मजाक है। क्या उसे इस बात का डर नहीं है कि शादी के दौरान शेन मानबिन के साथ उसका अफेयर उजागर हो जाएगा? लेकिन जिया यांगयांग समझ सकती थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने पहले तलाक का प्रस्ताव रखा और बड़े सीईओ के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। क्या वह इतना अभिमानी था कि उसे संबंध तोड़ने के अधिकार को भी नियंत्रित करना पड़ता था? क्या शिया यांगयांग को इतना भी अधिकार नहीं था और वह उससे पूरी तरह से संबंध तोड़ने के लिए उसकी थोड़ी सी भी गरिमा को नजरअंदाज कर देगा? ठंडे लहजे में जिया यांगयांग ने यह भी कहा, श्रीमान बू, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं एक वकील को आपसे बात करने के लिए नियुक्त करूंगा। कई निगाहें पहले ही उनकी ओर मुड़ चुकी थीं। शिया यांगयांग और अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने चेन यू से कहा, चलो चलते हैं। शिया यांगयांग और चेन यू एक साथ हवाई अड्डे से निकले। उनकी आकृतियों को दूर जाते हुए देखकर गु किचेन काफी देर तक एक ही स्थान पर खड़ा रहा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में कसती गईं। वह पिछले 10 दिनों से हर जगह उसकी तलाश कर रहा था। वह प्रतिदिन सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जांच करता था और इतनी मेहनत के बाद वह जिया यांगयांग की वापसी की यात्रा का पता लगाने में कामयाब रहा। वह 4 घंटे पहले ही यहां इंतजार कर रहा था। गु किचेन ने अनुमान लगाया कि चूंकि उसने उसे लेक बे में देखा था, इसलिए उसने कुछ गलत समझा होगा। वह उसे जल्द से जल्द सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने उसे तलाक का समझौता थमा दिया। जब भी गु किचेन को ये ख्याल आता कि इन दिनों वह दिन रात किसी दूसरे आदमी के साथ बिता रही थी, तो पहली बार उसके मन में हत्या करने की तीव्र इच्छा जागृत होती थी। अध्याय 122। अध्याय 123।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने सिर पर थोड़ा हरा पहनना होगा। अनुवादक 54,90,90,339। सुबह के 2 बजे नाइट एम्परर बार में प्लेटिनम स्वीट। 3 आदमी एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले एक सोफे पर सामने बैठे गंभीर चेहरे वाले गु किचेन को एक समान निगाहों से घूर रहे हैं। जम्हाई लेते हुए मू लियानचेन ने कहा, आज यंग मास्टर गु को क्या हुआ है? उन्होंने सुबह सुबह हम सबको बुलाया, न कुछ पी रहे हैं न बात कर रहे हैं। लगता है उन्होंने हमें यहाँ सिर्फ मजाक करने के लिए बुलाया है। आह के अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहता है, दूसरा भाई आज कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे उसका दिल टूट गया हो। जू शाओतांग ने आह के सिर पर थप्पड़ मारते हुए कहा, बच्चे सारा दिन सिर्फ आंकड़ों में ही मत उलझे रहो, कभी कभी खबरें भी देख लो। क्या तुमने मानबिंग को अपने दूसरे भाई को सबके सामने शादी का प्रस्ताव देते नहीं देखा? इतने सालों बाद आखिरकार उसे लड़की मिल ही जाएगी। मुझे लगता है तुम्हारे दूसरे भाई ने हमें यहाँ सिर्फ दिखावा करने के लिए बुलाया है। आह के अपना सिर सहलाते हुए कहता है, लेकिन दूसरा भाई बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा है। इसके साथ ही सभी का ध्यान एक बार फिर गु किचेन के चेहरे की ओर आकर्षित हो गया। किसी दुर्लभ कलाकृति की बारीकी से जांच करने की तरह समूह ने गु किचेन के भावों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष निकाला कि गु किचेन शादी से पहले की घबराहट के विशिष्ट लक्षण प्रदर्शित कर रही थी। तभी स्वीट का दरवाजा खुल गया। शेन शिचुआन आ चुका था। जू शाओतांग ने झट से आवाज लगाई, चुआन आओ देखो, तुम्हारा जीजाजी दादागिरी कर रहे हैं। उनकी शादी होने वाली है और उन्होंने हम कुंवारे लड़कों को सिर्फ अपनी शादी से पहले की घबराहट दिखाने के लिए बुलाया है। ये तो असहनीय है। आराम से चलते हुए शेन शिचुआन ने एक चौंकाने वाली बात कही, उसकी शादी 3 महीने पहले हुई थी। समूह के लोग एकटक देखते रहे, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। सबने हैरानी से कहा, अगर वह पहले से ही शादीशुदा था तो अब शादी का प्रस्ताव क्यों रखा? आपके जान पहचान के लोग तो मौज मस्ती करना बखूबी जानते हैं। शेन शिचुआन ने निर्णायक रूप से एक और चौंकाने वाला खुलासा किया, जिससे उसने शादी की है वह मानबिंग नहीं बल्कि एक 20 वर्षीय लड़की है। उन सभी के चेहरों को देखकर जो मानो उन पर दोबारा बिजली गिर गई हो, शेन शिचुआन को अजीब तरह की संतुष्टि महसूस हुई। उन्हें अपनी सुनी हुई बातों पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मशहूर अविवाहित युवा मास्टर गु इतनी खामोशी से और इतनी कम उम्र की लड़की से शादी कर लेंगे। मू लियानचेन चिढ़ाते हुए कहता है, एक बूढ़ी गाय कोमल घास खा रही है ना? फिर शिव शाओतांग उसे याद दिलाती है, लियानचेन तुम्हारी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे लिए जिस बालवली को चुना था वह आज ही 20 साल की हुई है। घर की उस युवती का जिक्र करते ही मू लियानचेन का चेहरा बिगड़ गया। उस परेशान करने वाली लड़की का जिक्र मत करो। हाल ही में घर की बुढ़िया उस लड़की की गर्मी की छुट्टियों के दौरान मुझसे शादी पूरी करने के लिए दबाव डाल रही है। मेरा मन करता है कि मैं घर छोड़ दूं। सभी लोग सहानुभूति जता रहे थे। उन्होंने सुना था कि मू लियानचेन की बाल पत्नी बदसूरत और असभ्य है। वैसे तो आमतौर पर दूसरी महिला का आना सुखद होता है, लेकिन ऐसी अप्रिय महिला का आना असहनीय था। वहां गु किचेन अचानक धीमी आवाज में कहता है, वह निर्दयी औरत मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? गु किचेन मानो खुद से ही बातें कर रहा था। वह पूरी रात अपनी ही दुनिया में डूबा रहा, चेहरे पर सख्त भाव लिए और एक शब्द भी नहीं बोला। जब उसने अचानक ये शब्द कहे तो सब लोग स्तब्ध रह गए। सभी की निगाहें शेन शिचुआन पर टिक गईं, मानो वे उनके शब्दों का अर्थ समझाने की प्रतीक्षा कर रहे हों। शेन शिचुआन ने निराश नहीं किया। उसकी छोटी पत्नी आधे महीने की छुट्टी पर किसी दूसरे आदमी के साथ विदेश गई थी। जब वह लौटी तो उसने उसे तलाक का समझौता दे दिया। सभी लोग सदमे से हौंफने लगे। वाह क्या बात है, जू शाओतांग ने अविश्वास से कहा। आह के ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, वह औरत कौन है? मैं उसका कंप्यूटर हैक कर लूंगा, उसकी नग्न तस्वीरें ढूंढ लूंगा और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा। दूसरे भाई, मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। जू शाओतांग ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुम अपने दूसरे भाई की पत्नी की नग्न तस्वीरें सार्वजनिक करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह तुम्हें जिंदा जला देगा? मू लियानचेन धीरे से उठा, गु किचेन के बगल में बैठ गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और समझदारी भरे लहजे में उसे दिलासा देते हुए बोला, भाई, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चिंता मत करो, दुनिया खत्म नहीं हो रही है। अध्याय 123। अध्याय 124। ईर्ष्यालु पुरुष कितने अपरिपक्व होते हैं। अनुवादक 54,96,90,339।
मू लियानचेंग उसे सांत्वना देता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से वह उसकी बदकिस्मती में आनंद ले रहा था। गु किचेन ने अपना सिर घुमाया और उदासीनता से कहा, जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मैंने एक खरगोश जैसी दिखने वाली लड़की को आयातित शराब बेचते देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह वेन की सबसे छोटी बहन होनी चाहिए। ये सुनकर मू लियानचेन का चेहरा तुरंत बदल गया। तुमने इसे पहले ही देख लिया था, मुझे अब क्यों बता रहे हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वो खड़ा हो गया और अपना कोट उठाया। बाहर जाते हुए खुद से धमकी भरे लहजे में बुदबुदाया, अरे लड़की, अगर तुमने मुझे इस तरह इधर उधर भागते हुए पकड़ा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। शिव शाओतांग मन ही मन हंस रहा था, कितना पाखंडी है। कहता है उसे अपने गांव की जवान लड़कियां पसंद नहीं है, लेकिन उसके काम तो कुछ और ही इशारा करते हैं। मुझे यकीन है कि वे दोनों साथ सो चुके होंगे। आके ने बगल से बेचैनी से पूछा, दूसरे भाई, क्या बहन बिन बिन को आपकी शादी के बारे में पता चल गया है? अगर उसे पता था तो उसने सबके सामने शादी का प्रस्ताव क्यों रखा? जू शाओतांग ने यह भी कहा, बिन बिन बड़ी शरारती है। अगर उसे तुम्हारी शादी के बारे में पता चल गया तो वह उस लड़की की धज्जियां उड़ा देगी। अब जब उस लड़की ने तलाक का प्रस्ताव रखा है तो बेहतर यही होगा कि तुम इस बात को चुपचाप सह लो। वैसे भी वह तो बस तुम्हारे साथ खेल रही है। गु किचेन ने उसे गुस्से भरी निगाहों से देखा और कहा, दफा हो जाओ। निर्दोषता का दिखावा करते हुए जू शाओतांग ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जब आग उसके अपने घर में लगी थी तो युवा मास्टर गु उस पर इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे थे। शेन शिचुआन ने बीच में दखल देते हुए कहा, तुम दोनों चले जाओ, मैं उससे बात करूंगा। तनाव को महसूस करते हुए जू शाओतांग ने फैसला किया कि ज्यादा देर तक न रुकना ही बेहतर होगा। कुछ ही देर में कमरे में केवल गु किचेन और शेन शिचुआन ही रह गए। शेन शिचुआन ने शराब के 2 गिलास भरे, एक गिलास उसे देते हुए कहा, मैंने चेन यू के क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्ड चेक किए हैं। यूरोप की यात्रा के दौरान उन दोनों ने अलग अलग कमरे बुक किए थे, जिससे साबित होता है कि उनके बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। और चेन यू के दिखावटी याश रवैये के बावजूद वह अब भी कुछ हद तक सज्जन व्यक्ति है। अब जब उसे पता चल गया है कि शिया यांगयांग आपकी पत्नी है तो उसे कोई भी अनुचित कदम नहीं उठाना चाहिए। यांगयांग को मुझसे तलाक लेने के लिए उकसाना और तलाक का समझौता भी तैयार कर लेना, क्या ये काफी घिनौना नहीं है? मुझे शक है कि इसमें चेन यू का हाथ है। अगर उसने दोबारा दखल देने की हिम्मत की तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगी कि वह मनोरंजन जगत में अपना जीवन यापन न कर सके। गु किचेन के बचकाने शब्द केवल शेन शिचुआन से बातचीत के दौरान ही निकले। शेन शिचुआन मुस्कुराया, युवा स्वामी गु, आप जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का निजी बदला लेना उचित नहीं है, लेकिन आप चेन यू को पूरी तरह से दोष नहीं दे सकते। यांगयांग ने झील खाड़ी में हुए प्रस्ताव का दृश्य अवश्य देखा होगा, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने तलाक के लिए अर्जी दी। किसी के लिए भी आप जिया यांगयांग के बजाय शेन मानबिन को चुनेंगे। संभवतः यांगयांग का दिल टूट गया है। गु किचेन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, दिल टूट गया? मुझे लगता है कि वह तो बहुत खुश है, उसे जाने की जरा भी परवाह नहीं है। इस औरत में सहानुभूति बिल्कुल नहीं है। शेन शिचुआन अपनी हंसी नहीं रोक सका। जब कोई पुरुष ईर्ष्यालु हो जाता है तो उसका बचकानापन एक महिला के बचकानेपन के बराबर हो जाता है। विशेषकर वह व्यक्ति जो उनकी आंखों के सामने था, आमतौर पर शांत और भावहीन रहने वाला युवा मास्टर गु। सारी सलाह व्यर्थ प्रतीत हुई। आखिरकार युवा मास्टर गु, जिनका जीवन 20 वर्षों से अधिक समय तक सुचारू रूप से चलता रहा, अंततः प्रेम में अपने जीवनसाथी से मिल ही गए। ऐसा लगता है मानो उनके सावधानीपूर्वक नियोजित जीवन पथ में थोड़ा सा विचलन आ गया है, और इस समय शेन शिचुआन को यकीन नहीं है कि जिया यांगयांग के इस विचलन का गु किचेन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि यह उनकी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही है। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने वाला था, शेन शिचुआन ने बात शुरू करते हुए कहा, पूरी रात तुमने मानबिन का हालचाल नहीं पूछा। तुम दोनों बचपन से दोस्त हो और तुम्हारा सबके सामने उसे ठुकराना उसका दिल तोड़ गया है। हालांकि मैंने प्रस्ताव से जुड़ी सारी खबरों को दबाने की कोशिश की, फिर भी कुछ छोटे मीडिया संस्थानों ने वीडियो का पहला हिस्सा जारी कर लोगों की भावनाओं को भड़का दिया। इससे मानबिन को और भी ज्यादा दुख हुआ है। अध्याय 124, अध्याय 125, गंभीर मनोवैज्ञानिक स्वच्छता, अस्थि मज्जा तक गहरी बीमारी। अनुवादक 54,96,90,339। गु किचेन के विचार फिर से प्रस्ताव के क्षण पर लौट आए। जब शेन मानबिन ने चुंबन के लिए आगे झुकी तो गु किचेन एक पल के लिए अचंभित रह गया। फिर उसने धीरे से उसे दूर धकेल दिया और कहा, माफ करना मानबिन, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं।
बस उस समय का माहौल कुछ ज्यादा ही भावुक था, और उनके चारों ओर से आ रही जयकारें और भी तेज होती गईं। साथ ही भोजघर के बैंड द्वारा जानबूझकर बजाया गया शादी का संगीत भी गूंज रहा था। उनकी आवाज उत्तेजित शोर के सागर में लगभग डूब गई थी। इसके बाद अनगिनत बधाइयां और शुभकामनाएं मिलीं। अंततः मीडिया ने कुछ तस्वीरों को संदर्भ से हटाकर मनमाने ढंग से प्रकाशित किया। गू किचेन मनोरंजन उद्योग का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन अफवाहों और घोटालों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, खासकर तब जब शेन शिचुआन द्वारा अधिकांश खबरों को दबा दिया गया था। अभी तक शेन मानबिंग ने भी स्थिति स्पष्ट नहीं की थी। एक सुपरस्टार होने के नाते इससे उनकी प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से नुकसान होगा। गू किचेन ये बात समझ सकता था। गू किचेन की निगाहें थोड़ी गंभीर हो गईं। उन्होंने शेन शिचुआन से कहा, तुम्हें मानबिंग से बात करनी चाहिए। वह पहले ऐसी महिला थी जो जानती थी कि कब किस बात को छोड़ना है। जरूर उन्होंने ही जानबूझकर लेक बे मीडिया को आकर्षित किया होगा, है ना? मैंने उन्हें बहुत पहले बताया था कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने जिद में आकर यह प्रस्ताव रखा, मेरी उन्हें दुख न पहुंचाने की अनिच्छा का फायदा उठाते हुए। मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन यांगयान को दुख न पहुंचाने की चिंता मुझे ज्यादा सता रही है। शेन हवेली झरने की तरह लहराते लंबे बालों वाली एक बेहद खूबसूरत महिला सोफे पर लेटी हुई थी। क्रिस्टल के दीपक से निकलने वाली रोशनी उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ी, जिससे उसके चेहरे पर एक हल्की सी आभा बन गई। हालांकि इस समय उस खूबसूरत महिला की भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं। शेन शिचुआन ने उसके सामने एक रिकॉर्डर रख दिया। रिकॉर्डर से स्पष्ट रूप से गू किचेन की आवाज सुनाई दे रही थी, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मुझे यांगयान को चोट न पहुंचाने की ज्यादा चिंता है। उस खूबसूरत लड़की ने रिकॉर्डर उठाया और उस वाक्य को बार बार बजाने लगी। जब तक उसकी उंगलियां उसे कसकर पकड़ने से सफेद नहीं पड़ गईं, तब तक उसने रिकॉर्डर को जोर से दूर फेंक दिया। रिकॉर्डर कमरे के अंदर रखे शराब के कैबिनेट से टकराकर चकनाचूर हो गया, जिससे कांच पर तुरंत दरारों का जालसा बन गया। शेन शिचुआन सोफे से टेक लगाकर बैठी थी। अगर तुमने इसे खुद न सुना होता तो शायद तुम अब भी उम्मीद लगाए बैठी होती। छोड़ दो शाओ बिंग, आह चेन पहले जैसा नहीं रहा। अब तुम्हें भी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। शेन मानबिंग का शरीर कांप उठा, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। बचपन से लेकर अब तक मैं ही एकमात्र महिला रही हूं जो उसके साथ रही है। वह इतनी आसानी से अपना मन कैसे बदल सकता है? ये ठीक इसी वजह से है कि आह चेन को कभी किसी महिला के लिए कोई गंभीर रोमांटिक भावनाएं नहीं थी, इसलिए मुझे लगता है कि वह अब उस लड़की से सचमुच प्यार करता है। आपने कहा कि आप दोनों ने कई सालों तक उसके साथ डेट किया। फिर भी आप दोनों के बीच कभी कोई गहरी भावनाएं नहीं थीं। आप दोनों बेहद व्यस्त रहते थे और कभी कभी तो आप आधे साल तक एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे, और आप दोनों इसे सामान्य मानते थे। सच कहूं तो यहां तक कि मैं उसका भाई होने के नाते आप दोनों को एक कपल नहीं मानता। हम दोनों आपको बहन की तरह देखते हैं, आदत के तौर पर आपकी देखभाल करते हैं और आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये प्यार नहीं है। लेकिन शिया यांगयान के साथ मामला अलग है। ये सुनकर शेन मानबिंग के दिल में तेज दर्द हुआ। कुछ बातें ऐसी थीं जिनके बारे में उसके भाई को भी नहीं पता था। वह कई वर्षों तक सार्वजनिक रूप से गू किचेन के साथ देखी जाती रही, लेकिन वे वास्तव में कभी एक साथ नहीं थे। गू किचेन हमेशा ठंडी और अलग थलग रहती थी, उसे शारीरिक संपर्क में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और यह बात उस लड़की समेत सभी पर लागू होती थी। यहाँ तक कि हाथ पकड़ने जैसी मामूली सी बात भी उसे अनायास ही अपनी भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर देती थी। इतने सालों में उन्होंने एक दूसरे को चूमा तक नहीं था, अंतरंग संपर्क तो दूर की बात है। उसने पहल करने की कोशिश की थी, लेकिन वह हमेशा उसे लापरवाही से टाल देता था। उसे हमेशा से ये संदेह था कि वह सफाई के प्रति अत्यधिक जुनून वाला एक गंभीर न्यूरोटिक व्यक्ति था, जिसकी स्थिति अब याददाश्त से परे हो चुकी थी। अध्याय 125। अध्याय 126। शेन मानबिंग एक नए नाटक में अतिथि कलाकार के रूप में नजर आएंगे। अनुवादक 54,96,90,339। जब गू किचेन ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया, तब वह अपने दिल में इसी मुद्दे से जूझ रही थी। जिस व्यक्ति के साथ वह जीवन भर अंतरंग संबंध नहीं बना सकती थी, उसके कारण उसे घबराहट होने लगी। उसे ये भी महसूस हुआ कि गू किचेन के मन में उनके रिश्ते को लेकर कोई गहरी भावनाएं नहीं थीं। ठीक वैसे ही जैसे उसके भाई ने कहा था, शादी का प्रस्ताव महज एक आदत थी जो एक पुरुष तब करता है जब सब कुछ ठीक हो जाता है। हॉलीवुड के एक निर्देशक से प्रस्ताव मिलने पर शेन मानबिंग ने इस बहाने का इस्तेमाल प्रस्ताव को ठुकराने के लिए किया। वास्तव में वह इस मुद्दे पर गू किचेन के साथ गंभीरता से चर्चा करना चाहती थी,
क्योंकि यह उसके लिए किसी भी तरह से मामूली बात नहीं थी। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जब वह अपने देश वापस लौटेगी तो उसे पता चलेगा कि गू किचेन पहले से ही शादीशुदा है। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि गू किचेन जैसा व्यक्ति, जिसे रोगाणुओं से इतना अधिक डर लगता है, अन्य महिलाओं के संपर्क में कैसे आ सकता है। अगर उनकी शादी हो भी जाती है तो वह सिर्फ एक औपचारिकता ही होगी। फिर भी इससे वह वाकई चौंक गई। जब शेन मानबिंग ने ये खबर सुनी तो उसे पहली बार लगा कि गू किचेन की उस दूसरी लड़की के प्रति भावनाएं वैसी नहीं हो सकती जैसा उसने सोचा था। कुछ ऐसे मामले हैं जिनकी उसे व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करनी होगी। शेन मानबिंग अचानक बोलने लगा, भाई, मैंने सुना है कि वो लड़की आपकी नई फिल्म की मुख्य अभिनेत्री है। वो फिलहाल एक यूनिवर्सिटी में शूटिंग कर रही है। शेन शिचुआन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शेन मानबिंग ने कहा, मेरे लिए एक कैमियो रोल की व्यवस्था करें, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूं। उसे एक बात की पुष्टि करने के लिए जाना होगा। शेन शिचुआन ने तुरंत इनकार कर दिया, इच्छा मत रखो, यांग यांग एक अच्छी लड़की है। तुम उसे परेशान नहीं कर सकते। वह अपनी बहन के स्वभाव को सबसे अच्छी तरह समझता था। हालांकि शेन मानबिंग ने शेन शिचुआन का हाथ पकड़ा और बचपन की तरह ही उसे अपने चेहरे पर रख दिया। नजाकत भरे और भावुक लहजे में उसने कहा, भाई, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरे प्रति सबसे दयालु हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं उसे परेशान नहीं करूंगी। मैं बस खुद ये जानना चाहती हूं कि क्यूई चेन ने उसे क्यों चुना। एक विश्वविद्यालय। आधे महीने बाद आज से शूटिंग फिर से शुरू हो गई है। जुलाई की भीषण गर्मी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले कुछ युवा अभिनेत्रियां आपस में गपशप कर रही थीं। लू याओ ने शिया यांग से कहा, सुना तुमने? किम शिमेई का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का नाम आखिरकार तय हो गया है। हैरानी की बात है कि ये शेन मानबिंग है। अभी जब मैं निर्देशक से मिलने गई थी तो मैंने शेन मानबिंग के एजेंट को निर्देशक से बात करते देखा। उन्होंने बताया कि शेन मानबिंग आज से ही टीम में शामिल हो जाएंगी और सिर्फ 3 दिन के लिए ही रुकेंगी। किम शिमेई नामक किरदार मुख्य पुरुष किरदार किम शिक्सुन की बड़ी बहन है। किताब में उनके चरित्र को अतुलनीय शालीनता वाली एक प्रतिष्ठित परिवार की अभिमानी महिला के रूप में वर्णित किया गया है। किम शिमेई के दृश्य बहुत कम हैं, कुल मिलाकर केवल 3, लेकिन वे पूरी कहानी को पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह एक अपरिहार्य पात्र हैं। चरित्र की विशिष्ट विशेषताओं के कारण अभी तक एक उपयुक्त अभिनेता नहीं मिल पाया था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि शेन मानबिंग एक कैमियो भूमिका निभा रहे हैं। ये सच है कि शेन मानबिंग किम शिमेई के किरदार में लगभग 100% फिट बैठती हैं। लेकिन शेन मानबिंग एक बहुत बड़ी स्टार थी। सालों तक उन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही अभिनय किया और टीवी सीरियल में काम करने से भी कतराया, कैमियो करने की तो बात ही छोड़िए। शौचालय में शेन मानबिंग का नाम सनसनीखेज रूप से गूंज उठा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रोडक्शन टीम किसी सुपरस्टार को आमंत्रित कर सकती है। वे वाकई बहुत खर्च करने को तैयार हैं। मैंने सुना है कि वह किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लाखों डॉलर फीस लेती हैं। उनके हमारे साथ जुड़ने से रेटिंग्स में निश्चित रूप से उछाल आएगा। आप लोग शायद नहीं जानते कि सिंड्रेला के निर्माता शेन शिचुआन हैं। चूंकि वे और शेन मानबिंग भाई बहन हैं, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह अपने भाई के शो को सपोर्ट करने आ रही हैं। श्री शेन हर साल कई नाटकों में निवेश करते हैं। मैंने मिस शेन को पहले कभी उनके निर्माणों का समर्थन करते नहीं देखा। मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि इस नाटक के असली कर्ता धर्ता शेनेग्युआन के अध्यक्ष गू किचेन हैं। क्या आपने सुना है? शेन मानबिंग ने गू किचेन को शादी का प्रस्ताव दिया है और शायद वे जल्द ही शादी करने वाले हैं। मैंने भी यह खबर पहले देखी थी, लेकिन उनकी जनसंपर्क टीम ने इसे दबा दिया था। आखिर यह एक सुपरस्टार की निजता का मामला है। हालांकि मुझे लगता है कि इसकी काफी संभावना है। ये देखते हुए कि सुपरस्टार इस समय हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के नाजुक दौर से गुजर रही है और अचानक शादी कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि वह शादी से पहले ही गर्भवती हो? कहना मुश्किल है, लेकिन मनोरंजन उद्योग के बड़े सितारों में से कौन ऐसा नहीं है जो पहले बस में चढ़ जाता है और बाद में टिकट खरीदता है। अध्याय 126, अध्याय 127, पहला आमने सामने का टकराव। अनुवादक 54,96,90,339। यांग यांग, क्या हुआ? तुम पीली पड़ गई हो, लू याओ ने शिया यांग यांग की बांह हिलाते हुए कहा। शिया यांग यांग सदमे में है। क्या शेन मानबिंग सेट पर आ रहे हैं? क्या यह महज एक संयोग हो सकता है? शैतान का नाम लो, शैतान प्रकट हो जाता है। इसी क्षण लाउंज का दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर तुरंत ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है।
कुछ सहायक मेकअप रूम की ओर इशारा करते हैं। विभिन्न सामानों को अंदर लाना। फिर निर्देशक और शेन मानबिंग आते हैं। शेन मानबिंग को देखते ही सबकी आंखें फटी रह जाती हैं और वे उसे घूरने लगते हैं। वह वाकई बेहद खूबसूरत है, बड़े पर्दे पर दिखने से भी कहीं ज्यादा आकर्षक। हर कोई दिन भर मनोरंजन जगत में डूबा रहता है, लेकिन शेन मानबिंग जैसे काबिल सितारे को देखना दुर्लभ है। निर्देशक ने सभी का गर्मजोशी से परिचय कराते हुए कहा, बहन बिंग बिंग आज हमारी सिंड्रेला टीम में शामिल हुई, सभी को उनसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। सभी लोग तुरंत उसे घेर लेते हैं। शिया वेई वेई सबसे ज्यादा उत्साहित थी। वह दौड़कर आगे आए और बोली, बहन बिंग बिंग, मैं शिया वेई वेई हूँ, शिया लियांगडोन की बेटी, आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक। आज आपसे मिलने का सौभाग्य मिला है। जैसे ही शिया वेई वेई बोलती है, बाकी सभी लोग उनकी प्रशंसा और सराहना करने लगते हैं। दूसरी ओर शेन मानबिंग उदासीन दिखती है, जाहिर तौर पर प्रभावित नहीं है। वह कमरे में चारों ओर नजर घुमाती है और अंत में उसकी नजर जिया यांगयांग पर पड़ती है, जो अभी भी लाउंज कुर्सी पर बैठी है। सभी लोग उत्सुकता से शेन मानबिंग को घेरे हुए हैं, केवल जिया यांगयांग ही अविचलित खड़ी है। लू याओ शेन मानबिंग की बर्फीली ठंडी निगाहों को देखती है। उसे डर है कि कहीं वह उसका अनादर करके उसे नाराज न कर दे। लू याओ ने जल्दी से जिया यांगयांग को याद दिलाया, यांगयांग, जल्दी करो और सिस्टर बिंग बिंग को नमस्कार करो। शिया यांगयांग खड़ी हो जाती है, लेकिन केवल इतना ही कह पाती है, नमस्ते बहन बिंग बिंग। शेन मानबिंग ने उसे बस एक ठंडी नजर से देखा और कोई जवाब नहीं दिया। उसने निर्देशक की ओर मुड़कर कहा, मेरे लिए एक अलग विश्राम कक्ष का इंतजाम कीजिए। यहाँ बहुत शोर है। निर्देशक ने कहा, बिल्कुल। हालांकि बगल वाला कमरा छोटा है, लेकिन उसका माहौल अच्छा है। बहन बिंग बिंग, हम इसे कुछ समय के लिए आपके मेकअप रूम के रूप में इस्तेमाल करेंगे। शेन मानबिंग के चले जाने के बाद भी सभी लोग अब भी विस्मय में हैं। उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली है कि जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मुझे बोलने में लगभग डर लगने लगा। ये बहुत अन्यायपूर्ण है। कुछ लोग जन्म से ही ऐसे चेहरे लेकर पैदा होते हैं जो स्क्रीन पर दिखने के लिए ही बने होते हैं। सिस्टर बिंग बिंग का चेहरा मनोरंजन जगत में शीर्ष चेहरों में से एक है। यहाँ तक कि उनका शांत स्वभाव भी बेहद आकर्षक है। लेकिन सिस्टर बिंग बिंग दुखी क्यों लग रही थी? शिया वेई वेई कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी पिछली मुख्य भूमिका का फायदा उठाते हुए सिस्टर बिंग बिंग के आने पर उनका अभिवादन तक नहीं किया। क्या उन्हें उम्मीद थी कि सिस्टर बिंग बिंग उनका अभिवादन करेगी? उन्हें मनोरंजन जगत में अपनी जगह समझनी चाहिए। जिया वेई वेई स्पष्ट रूप से जिया यांगयांग को छोटा कर रहे हैं। दोनों बहनों के बीच मतभेद क्रू के भीतर सर्वविदित है। हालांकि जिया परिवार के जटिल पारिवारिक संबंधों को देखते हुए कोई भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करता है। सभी लोग अपने अपने मेकअप स्टेशनों पर लौट जाते हैं, ये देखकर कि कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है और जिया यांगयांग उदासीन बनी हुई है। जिया वेई वेई गुस्से में बाहर निकल जाती है। लू याओ ने धीरे से पूछा, यानयांग, ये सब क्या था? क्या तुम बहन बिंग बिंग को पहले से जानती थी? शिया यांगयांग का व्यवहार सामान्य से कहीं अधिक असामान्य है। जब भी दल में नए सदस्य शामिल होते थे, चाहे वे अनुभवी हो या नौसिखिया, जिया यांगयांग हमेशा मिलनसार और उत्साही बने रहते थे। शिया यांगयांग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्देशक मौके पर ही दृश्यों में बदलाव की घोषणा करता है। शेन मानबिंग के पास सेट पर केवल 3 दिन है, इसलिए उनकी व्यस्त दिनचर्या के कारण उन्हें प्राथमिकता दी जानी स्वाभाविक है। निर्देशक उनके दृश्यों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। आज का दृश्य किम शिमेई और लिन शियाओफान के बीच टकराव का है। अध्याय 127, अध्याय 128, शेन मानबिंग की कठिनाई। अनुवादक 54,96,90,339। कहानी की पृष्ठभूमि यह है, किम परिवार के विरोध का सामना करते हुए श्रीमती किम, जो लंबे समय से विदेश में रह रही हैं, अपनी बेटी किम शिमेई और उसके छोटे भाई किम शिक्सुन को संयुक्त राज्य अमेरिका में बसने के लिए भेजती हैं। आज जिस दृश्य की शूटिंग हो रही है, उसमें किम शिमेई, जो कार चला रही है, अपने छोटे भाई किम शिक्सुन के साथ निकल जाती है, जिसे नशा दिया गया है और वह अब सो रहा है, जबकि लिन शियाओफान कार के पीछे दौड़ती हुई उसका पीछा कर रही है। इस दृश्य को चित्रित करना मुश्किल नहीं है। हालांकि इस सेगमेंट की पृष्ठभूमि क्रिसमस के दौरान की है। ये सर्दियों में फिल्मांकन का दृश्य है। स्क्रिप्ट में दिए गए सीधे विवरण के अनुसार लिन शियाओफान एक भारी डाउन जैकेट पहनती है। समस्या यह है कि यह गर्मियों का मौसम है, जुलाई के अंत में गर्मी का चरम समय होता है। हालांकि इसमें कोई विकल्प नहीं है,
यह एक पेशेवर अभिनेता बनने की बुनियादी प्रक्रिया है। जैसे ही जिया यांगयांग ने डाउन जैकेट पहनी, उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी बड़ी भट्टी में ठूंस दिया गया हो। निर्देशक को पता था कि इस दृश्य की शूटिंग करना मुश्किल होगा। शूटिंग शुरू होने से पहले निर्देशक ने कहा, यांगयांग, ये सीन मुश्किल नहीं है, बस अच्छा अभिनय करो, एक ही टेक काफी होगा। गोलीबारी शुरू हो गई। किम शिमेई कार स्टार्ट करती है जबकि किम शिक्सुन पिछली सीट पर लेटी रहती है। कार में एयर कंडीशनिंग है, इसलिए उनकी हालत ज्यादा चिंताजनक नहीं है। कार चलने लगती है और फिल्मांकन उपकरण भी ट्रैक पर साथ साथ चलने लगते हैं। लिन शियाओफान कार का पीछा करने लगती है। कुछ ही कदम दौड़ने के बाद जिया यांगयांग को अपनी पीठ पर पसीना बहने का एहसास होने लगा। इसी समय निर्देशक ने मेगाफोन से कट चिल्लाया। गोलीबारी रुक गई। निर्देशक ने पुकारकर कहा, बिंग बिंग, तुम बहुत तेज गाड़ी चला रही हो, धीरे चलो। चलो फिर से शुरू करते हैं। फिर उन्होंने दूसरे टेक की शूटिंग शुरू की। कुछ देर बाद निर्देशक ने फिर से कट चिल्लाते हुए कहा, बिंग बिंग, तुम बहुत धीरे गाड़ी चला रही हो, तेज चलो। फिर से शुरू करो। फिर तीसरे टेक में कट, एक स्थिर गति बनाए रखो, बिंग बिंग, अचानक ब्रेक मत लगाओ। ये सिलसिला 1 दर्जन से अधिक बार चला, लेकिन कोई भी टेक स्वीकार्य नहीं था। इस समय जिया यांगयांग को इतनी गर्मी लग रही थी कि उसे लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएगी। निर्देशक ने विश्राम करने का आदेश दिया। शिया यांगयांग ने जल्दी से अपना डाउन जैकेट उतार दिया। उसका पूरा शरीर भीग चुका था और उसकी कमीज लगभग पारदर्शी रूप से उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी। निर्देशक दृश्य पर चर्चा करने के लिए आए और बोले, बिंग बिंग, आज तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो, क्या हमें कोई दूसरा दृश्य करना चाहिए? शेन मानबिंग ने जवाब दिया, माफ कीजिए निर्देशक यांग, दरअसल मैं रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा गाड़ी नहीं चलाता, इसलिए मेरी ड्राइविंग स्किल्स थोड़ी कमजोर हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं ध्यान रखूंगा। निर्देशक ने पुष्टि करते हुए कहा, ठीक है, हम थोड़ी देर बाद जारी रखेंगे। कोई भी समझदार व्यक्ति यह बता सकता था कि शेन मानबिंग जानबूझकर जिया यांगयांग को यातना दे रहा था। लिu याओ चिंतित होकर खड़ी थी। क्या इसका कारण यह है कि यांगयांग ने अभी अभी मुलाकात के दौरान उसका अभिवादन नहीं किया? ये श्रेष्ठता का प्रदर्शन हद से ज्यादा है। बेचारी यांगयांग, आज इतनी गर्मी है कि उसे जैकेट पहनकर कार के पीछे भागना पड़ रहा है। अगर उन्हें इस सीन को कुछ और बार शूट करना पड़ा तो उसे लू लग सकती है। किनारे पर खड़ी जिया वेई चुपके से इसका आनंद ले रही थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि जिया यांगयांग ने शेन मानबिंग को कैसे नाराज किया था, लेकिन इतनी शक्तिशाली शख्सियत के दबाव में जिया यांगयांग के लिए निश्चित रूप से मुश्किल समय आने वाला था। निर्देशक सहित क्रू के हर सदस्य को शेन मानबिंग के मिजाज के अनुसार चलना पड़ता है। हालांकि निर्देशक को शेन मानबिंग द्वारा शिया यांगयांग को प्रताड़ित किए जाने की पूरी जानकारी थी, फिर भी वह असहाय था। अंततः चेन यू का वश से वशीकरण हो गया और उसने कहा, बहन बिंग बिंग, अपने पद का दुरुपयोग निजी मामलों के लिए करना आपकी राजसी गरिमा के अनुरूप नहीं है। यदि आपको कोई शिकायत है तो श्री गू से बात करें। शिया यांगयांग के साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है। शेन मानबिंग ये जानकर हैरान रह गई कि चेन यू उनके रिश्ते के बारे में काफी कुछ जानती थी। शेन मानबिंग ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, अगर तुम्हें उसकी परवाह है तो उसके लिए आवाज मत उठाओ। मैं बहुत तुच्छ हूं, तुम्हारे एक शब्द से वह कुछ और बार भाग सकती है। चेन यू शेन मानबिंग के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। वह गुस्सैल स्वभाव की थी, लेकिन दूसरों के लिए शायद ही कभी परेशानी खड़ी करती थी। जिन लोगों ने उसे नाराज किया, वो उन्हें एक ऐसे गहरे गड्ढे में धकेल देती थी जिससे वे कभी बाहर नहीं निकल पाते थे। उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि और शेन परिवार के समर्थन को देखते हुए किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह उससे पंगा ले। इस बार तो शिया यांगयांग सचमुच मुसीबत में फंस गया था। अध्याय 128, अध्याय 129, श्री गू का सेट पर आना। अनुवादक 54,96,90,339। फिल्म की शूटिंग एक बार फिर से शुरू हो गई। ठीक पहले की तरह शेन मानबिंग हमेशा दृश्यों को दोबारा शूट करने के बहाने ढूंढ लेता था। निर्देशक ने शुरू में ब्रेक लेने की योजना बनाई थी, लेकिन शेन मानबिंग ने फिर भी शूटिंग जारी रखने पर जोर दिया। डाउन जैकेट पहने शिया यांगयांग को शूटिंग के लिए चलती गाड़ी के पीछे भागना पड़ा। उसने संभवतः 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। उसके बाल कभी गीले होते थे तो कभी सूखे, लेकिन जिया यांगयांग ने अंत तक दृढ़ता बनाए रखी। चेन यू ने शिया यांगयांग की गोलीबारी का एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया और शेन शिचुआन को भेजकर उनसे मदद की गुहार लगाई। इसे 2 बार देखने के बाद शेन शिचुआन ने वीडियो सीधे गो किचन को भेज दिया।
उस समय गु किचेन शेनिग्युआन ग्रुप की त्रैमासिक रिपोर्ट बैठक में भाग ले रहे थे। सभी उच्च स्तरीय अधिकारी और शेयरधारक उपस्थित थे। फिर भी गु किचेन ने अपना फोन पकड़े रखा और बार बार वही वीडियो देखता रहा। वह अचानक खड़ा हो गया और घोषणा की, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। बैठक स्थगित। इसके बाद उन्होंने अपने विशेष सहायक फोन झेंगडोन को बैठक के नोट्स संकलित करने का निर्देश दिया और उन्हें याद दिलाया, झेंगडोन, बैठक की सामग्री संकलित करो और इसे मेरे ईमेल पर भेजो। इतना कहकर गु किचेन उठकर बैठक कक्ष से बाहर चले गए। इससे शेयरधारक और अधिकारी असमंजस में एक दूसरे को देखने लगे। सीईओ के रूप में वे एक कर्मठ व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने कभी भी किसी बैठक को बीच में नहीं छोड़ा था, खासकर तिमाही रिपोर्ट बैठक के दौरान, जिसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। फोन झेंगडोन भी उतने ही अचंभित थे। वह पूरी बैठक के दौरान सीईओ के बगल में ही खड़े थे। उन्होंने सीईओ के फोन पर जो कुछ था वह भी देखा। उसमें एक युवा लड़की का वीडियो था जो चिलचिलाती गर्मी में जैकेट पहने दौड़ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वह लू लगने से बेहोश होने वाली हो। लेकिन जब सीईओ ने वीडियो देखा तो उनका चेहरा अचानक भयावह ढंग से काला पड़ गया, जिससे उनकी मुट्ठी बंधी हुई दिखाई दी। सीईओ की प्रतिक्रिया वाकई हैरान करने वाली थी। लगभग आधे घंटे बाद गु किचेन विश्वविद्यालय पहुंचे। उस समय सु शियाओमान अपने 27वें दौड़ने वाले दृश्य की शूटिंग कर रही थी। यांग यांग जानती थी कि मानबिंग मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन अगर वह खुलेआम मानबिंग को चुनौती देती तो इससे पूरे दल के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। अब एकमात्र उपाय यही था कि तब तक इंतजार किया जाए जब तक मानबिंग का सब्र टूट न जाए और वह उसे माफ करने का फैसला न कर ले। हालांकि ये स्पष्ट था कि मानबिंग का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। जब गु किचेन वहां पहुंचा तो उसने पूरा दृश्य देखा। यांग यांग का चेहरा लाल हो गया था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह गर्मी से बेहोश होने वाली थी। गु किचेन सीधे निर्देशक की ओर चल पड़ा। कट। निर्देशक ने एक बार फिर ब्रेक का आदेश दिया। थोड़ा आराम करो मानबिंग, इधर आओ, निर्देशक ने पुकारा। शेन मानबिंग धीरे धीरे अपनी कार से बाहर निकली और अपने बालों को झटकने लगी। वह पहले की तरह ही आकर्षक और खूबसूरत बनी रही। तब तक यांग यांग लगभग अपनी सहायक की बाहों में गिरने ही वाली थी। यांग यांग का समर्थन करते हुए लू याओ ने कहा, यांग यांग, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम आगे नहीं बढ़ सकती तो निर्देशक से कहो कि आज की शूटिंग रोक दें। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। यांग यांग ने एक बोतल ठंडा पानी गटक लिया। उसने शेन मानबिंग को अपने ऊपर हावी होने की अनुमति केवल इसलिए दी क्योंकि शेन मानबिंग केवल 3 दिनों के लिए ही उपलब्ध था। अगर शेन मानबिंग नाराज होती तो वह कभी भी इस्तीफा दे सकती थी। हालांकि शेन मानबिंग के व्यावसायिक महत्व से हर कोई भलीभांति परिचित था। सिंड्रेला पहली आधुनिक परीक्षा पर आधारित ड्रामा फिल्म थी जिसमें ज्यादातर नए और अज्ञात अभिनेताओं को ऑडिशन के माध्यम से चुना गया था। हालांकि दृश्य को संभालने के लिए चेन यू मौजूद थीं, फिर भी पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान बाजार में जोखिम काफी अधिक था। शेन मानबिंग की भागीदारी इस नाटक के लिए स्पष्ट रूप से जीवन रक्षक साबित हुई। शुरुआती प्रचार के लिए केवल उनके नाम का इस्तेमाल करने से भी काफी ध्यान और चर्चा उत्पन्न होगी। यांग यांग शेन मानबिंग को सिर्फ उसके कारण खोना नहीं चाहती थी। देखो, श्रीमान गु यहाँ हैं। बहन बिनबिन आज ही दल में शामिल हुई है और श्रीमान गु पहले ही मिलने आ गए हैं। अफवाहें जरूर सच होंगी, बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा। अध्याय 129 लोगों का दिल जीतने का एक अच्छा तरीका। अनुवादक 54,96,90,339। सबकी निगाहें उसी दिशा में मुड़ गईं। दरअसल गु किचेन शेन मानबिंग के साथ बातचीत में मग्न थे। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके बीच मतभेद था। सहमत न हो पाने के कारण शेन मानबिंग जाने के लिए मुड़ गया। हालांकि गु किचेन पास आया, सीधे उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर पास के ही शौचालय में ले गया। भीड़ असमंजस में पड़कर देखती रही। मिस्टर गु वाकई में एक आदर्श बॉयफ्रेंड है। जिस तरह से उन्होंने उनका हाथ पकड़ा वह दबंग और आकर्षक दोनों था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा व्यक्ति किसी भी अभिनेत्री को भी वश में कर सकता है। वास्तव में ये सराहनीय है। पता नहीं वे अंदर क्या कर रहे होंगे। एक क्षण के लिए जिया यांग यांग शेन मानबिंग द्वारा किए गए कठोर व्यवहार के लिए आभारी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके पास ढेर सारी चीजों के बारे में सोचने की ऊर्जा नहीं थी, न ही दुखी होने की अतिरिक्त शक्ति थी। चेन यू चलकर पास आए और उदास स्वर में बोली, क्या तुम ठीक हो? शिया यांग यांग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, इसे डाइटिंग समझो। चेन यू ने देखा कि जिया यांग यांग हंसते हंसते लगभग रोने लगी। उसने हल्के से उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा,
अरे मूर्ख, दुखी होने पर मुस्कुराना बंद करो। शिया यांग्यांग ने लगभग आधे घंटे तक आराम किया। उसके आसपास की युवा अभिनेत्रियां आइसक्रीम खाते हुए गपशप कर रही थीं। अधिकतर शेन मानबिंग और गू किचेन के बारे में। आधे घंटे बाद शेन मानबिंग आखिरकार शौचालय से बाहर निकली। किसी ने मजाक में कहा, 39 मिनट, श्री गू की सहनशक्ति बुरी नहीं है। शिया यांग्यांग ने बेजान मन से सोचा, उसकी सहनशक्ति इससे कहीं अधिक थी, शायद आज उसने उम्मीद से कम प्रदर्शन किया। शिया यांग्यांग बेहद परेशान महसूस कर रही थी। गू किचेन यहां अपने पुनर्जीवित प्रेम संबंध का प्रदर्शन करने क्यों आया था? निर्देशक ने फिल्म की शूटिंग जारी रखने की घोषणा की। सबकी सहानुभूति भरी निगाहों के बीच शिया यांग्यांग ने अपना मोटा डाउन जैकेट दोबारा पहन लिया। वह यातना जारी रखने के लिए तैयार थी, लेकिन जिया यांग्यांग को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वह इस बार बच निकलने में कामयाब हो जाएगी। शेन मानबिंग भी बहुत सहयोगी थी। जब निर्देशक ने शूटिंग खत्म होने की घोषणा की तो सभी ने राहत की सांस ली। केवल शिया यांग्यांग को ही थोड़ी निराशा महसूस हुई। पास ही खड़ी लू याओ ने आह भरते हुए कहा, यांग्यांग, तुम्हें राष्ट्रपति गू का शुक्रिया अदा करना चाहिए। रानी शेन शायद खराब मूड में थी, इसलिए तुम्हें बुरा भला कह रही थी, लेकिन राष्ट्रपति गू के आते ही उन्होंने रानी का मूड ठीक कर दिया। उनका आकर्षण वाकई अद्भुत है। पास में ही मौजूद एक छोटे से अभिनेता ने खिलखिलाते हुए कहा, अभी अभी वे इतनी देर तक शौचालय में थे, मुझे लगता है कि अगर रानी शेन तुम्हें गाली देना भी चाहती तो उनमें अब ऊर्जा नहीं बची होगी। लोग एक बार फिर अस्पष्ट रूप से हंसने लगे। निर्देशक पास आए, ताली बजाए और बोले, आज का काम यहीं समाप्त होता है। सभी ने कड़ी मेहनत की है। श्री गू ने आज रात खुले आसमान के नीचे समुद्री भोजन की दावत का आयोजन किया है। ये सुनकर सभी लोग खुशी से झूम उठे और उछलने लगे। क्रू सदस्यों का जीवन उतना शानदार नहीं होता जितना लोग कल्पना करते हैं। खासकर भोजन, वे साधारण पैकेटबंद भोजन होते हैं, सरल और घटिया। अब जब उन्हें समुद्री भोजन की दावत खाने का मौका मिला है तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग रोमांचित थे। तुरंत ही बहुत सारे लोग शेन मानबिंग के चारों ओर जमा हो गए। चारों ओर धन्यवाद, प्रशंसा और यहां तक कि बधाई की आवाजें गूंज रही थीं। चेन यू शिया यांग्यांग के बगल में चलते हुए आह भरी और बोली, उसकी प्रेमिका दोपहर भर लोगों के एक समूह के साथ कुत्ते की तरह खेलती रही और आते ही उसने पूरे दल को समुद्री भोजन की दावत में आमंत्रित कर दिया। लोगों का दिल जीतने का क्या ही बढ़िया तरीका है। जिया यांग्यांग ने दूर से गू किचेन को देखा। गू किचेन भी जिया यांग्यांग पर नजर डाल रहा था। चेन यू ने कहा, यांग्यांग, अगर तुम आज रात के खाने में नहीं आना चाहती हो तो मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले जा सकता हूँ। शिया यांग्यांग ने शांत भाव से कहा, जब मुफ्त में समुद्री भोजन की दावत हो रही है तो क्यों न खाऊं। मैं न केवल खाऊंगी बल्कि थोड़ा अधिक भी खाऊंगी। अध्याय 130, अध्याय 131। उसके मन में उसके बारे में अनुचित विचार थे। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग्यांग को लगा कि चूंकि गू किचेन उसके सामने अपने प्यार का प्रदर्शन करना चाहता है, इसलिए वह उसे पूरी तरह से डींग मारने देगी। शायद संतुष्ट होने पर वह स्वेच्छा से तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर देगा। शिया यांग्यांग अब और संघर्ष नहीं करना चाहती थी। शाम को एक ट्रक नाट्य मंडली के पास पहुंचा। उस पर से जीवित समुद्री भोजन से भरे डिब्बे एक के बाद एक हटाए गए। मंडली ने खुले में बारबेक्यू का भी आयोजन किया। लू याओ दौड़कर देखने गई और वापस आकर बोली, हे भगवान, राष्ट्रपति गू ने तो खूब खर्च किया है। ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर, एबालोन, मसल्स, पूरी टूना मछली, ये सब बक्सों में भरकर लाए गए हैं। और मैंने सुना है कि उन्होंने मिशेलिन स्टार वाले रेस्टोरेंट से एक पेशेवर शेफ को भी बुलाया है। आज रात तो हमें जबरदस्त दावत मिलने वाली है। ये दावत एबिक के खेल के मैदान में आयोजित की गई थी। पहली नज़र में ये शानदार लग रहा था। लंबी मेजें सफ़ेद मेज़पोशों से ढकी हुई थीं, जो किसी फ्रांसीसी रेस्तरां की सजावट की याद दिला रही थीं। वहाँ एक बारबेक्यू क्षेत्र था, एक मुख्य व्यंजन क्षेत्र था और मेजों पर सभी प्रकार के पेय और रेड वाइन आसानी से उपलब्ध थे। मंडली के सभी सदस्य एक साथ इकट्ठा हुए, गाते नाचते, बारबेक्यू करते और खाना सीख पर पकाते हुए। यह एक जीवंत दृश्य था। हालांकि शेन मानबिंग और गू किचेन कहीं नजर नहीं आ रहे थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। शेन मानबिंग अपने उच्च सामाजिक स्तर के कारण स्वाभाविक रूप से बाकी लोगों के साथ घुलमिल नहीं जाती थी। शायद इस समय वह किसी शानदार पश्चिमी रेस्तरां में स्टेक का आनंद ले रही होगी और गू किचेन के साथ वायलिन की धुन सुन रही होगी। मंडली की कुछ अभिनेत्रियां एक साथ इकट्ठा होकर समुद्री भोजन का आनंद ले रही थीं।
यू मिनमिन ने समुद्री अर्चिन साशिमी का एक टुकड़ा खाया और तारीफ करते हुए कहा, मैंने आज तक इतना ताज़ा समुद्री अर्चिन कभी नहीं खाया। सिस्टर बिन बिन की वजह से आज हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। श्री गू बहुत उदार हैं। मुझे आश्चर्य है कि श्री गू सिस्टर बिन बिन से कब शादी करेंगे। मैं उनकी भव्य शादी देखने के लिए बेताब हूँ। इसी बीच जिया वेई वेई ने व्यंग्यपूर्वक टिप्पणी की, क्या तुमने पहले कभी अच्छा खाना नहीं खाया? एक समुद्री अर्चिन से ही तुम प्रभावित हो गए। बड़े महत्वाकांक्षी हो तुम। जिया वेई वेई, तुम इस तरह कैसे बोल सकती हो? शिया वेई वेई स्पष्ट रूप से अपनी निराशा व्यक्त कर रही थी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? यू मिनमिन भी चुप नहीं बैठी। शिया वेई वेई, तुम दोपहर भर से इसलिए परेशान हो क्योंकि जब तुम श्रीगू से मिलने गई तो उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। शिया वेई वेई, तुम्हें श्रीगू पर क्रश है ना? दुर्भाग्य से श्रीगू बहन बिन बिन से शादी करने वाले हैं। जब शिया वेई वेई का राज खुल गया तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? और किसने कहा कि श्रीगू निश्चित रूप से शेन मानबिंग से शादी करेंगे? ये तो बस अफवाहें हैं। दुनिया में हर कोई जानता है कि शेन ने खुद शादी का प्रस्ताव रखा था। अब जब शेन मानबिंग पहले ही दिन दल में शामिल हो गई है तो गू किचन ने समूह के सभी लोगों को रात के खाने पर आमंत्रित करने के लिए इतनी बड़ी दावत का आयोजन किया है। क्या ये स्पष्ट नहीं है? शिया वेई वेई, आपके पिता अच्छे हैं लेकिन शेन मानबिंग की तुलना में आप अभी भी बहुत पीछे हैं। एक दिन मैं शेन मानबिंग से भी बड़ी दीवा बनूंगी। एक दिन गू किचन के बगल में खड़ी महिला मैं ही होऊंगी। बस देखते रहो, तुम सब हारे हुए लोग जो कभी बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे। इतना कहकर जिया वेई वेई खड़ी हुई और तेजी से चली गई। यू मिनमिन फूट फूट कर रोने लगी। वो सचमुच बहुत दमनकारी है। अपने पिता शिया लियांग्रोन के नाम का इस्तेमाल करके सेट पर हर दिन अपना दबदबा कायम करती है। वह सिर्फ चौथी मुख्य अभिनेत्री है, लेकिन वह मुख्य अभिनेत्री से भी बड़ी होने का दिखावा करती है। हमारे साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार करती है, मानो यह मंडली उसका घर हो। बाकी सबने उसे शांत करने की कोशिश की। जाने दो, आखिर वो स्टारलाइट की वारिस है और उसकी माँ एक दिग्गज गायिका है। बचपन से ही उसे खूब लाड़ प्यार मिला है। हम जैसे आम लोग तो बस बर्दाश्त ही कर सकते हैं। जब तुम मशहूर हो जाओगे तब तुम्हें उसका चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। शिया यांग्यांग ने बिना हस्तक्षेप किए एक तरफ खड़े होकर उदासीनता से सब कुछ देखा। फिलहाल लू याओ के अलावा मंडली में उसके वास्तव में कोई दोस्त नहीं थे। सभी लोग शिया वेई वेई को शिया परिवार की प्रिय सदस्य मानते थे और जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखते हुए उसकी कृपा पाने की कोशिश करते थे। लेकिन शिया वेई वेई की कही बात से शिया यांग्यांग थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया वेई वेई के मन में गू किचन के लिए ऐसे भाव होंगे। वह सोच रही थी कि अगर जिया वेई वेई को गू किचन के साथ उसकी संक्षिप्त शादी के बारे में पता चल जाए तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, है ना? आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।